हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। और आज जो वीडियो हमारी है 45 डेज स्ट्रैटेजी आईपीएस पीओ मेंस के लिए। आरआरबी बार निकल जा रहा नाम। तो आईपीएस पीओ मेंस के लिए स्ट्रैटेजी है। और सिंस आप लोग जानते हैं नोटिफिकेशन आ चुका है और एग्जाम मेरे ख्याल से 25 सितंबर के आसपास है, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 50-55 दिन पड़े हुए हैं। लेकिन अभी आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम है 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं 45 दिन बाकी हैं और 45 दिन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले 45 दिनों के लिए, और क्या आप करें कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो मैंने जो है काफ़ी ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स निकाले हैं, काफ़ी भी क्या बोलूँ, सारे ही प्रीलिम्स निकाले हैं मैंने, और बहुत ही ईजिली निकाले हैं। किसी प्रीलिम्स में ऐसा नहीं हुआ कि कट ऑफ के बहुत क्लोज था, मैं बहुत अच्छे मार्जिन से मेरे कट ऑफ के ज़्यादा मार्क्स थे मेरे। तो उनके पीछे जो मेरी एफर्ट रहा है, जो मेरी स्ट्रैटेजी रही है, वो आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। और 45 दिन अगले आपको क्या करने चाहिए वो उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हर एक एस्पिरेंट अलग होता है, हर एक एस्पिरेंट का लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग होता है, हर एक एस्पिरेंट की स्टार्टिंग जर्नी अलग होती है, उसका डेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, उसका डेट अलग होती है जिस दिन वो शुरू करता है। तो हो सकता है कि आज की तारीख में हर एक एस्पिरेंट अलग अलग स्टेज पे पहुँच चुका हो, है ना। कोई किसी स्टेज पर हो, कोई किसी स्टेज पर, किसी का कुछ सिलेबस कवर हो चुका हो, किसी का कुछ ज़्यादा कवर हो चुका है, किसी का कम कवर हो चुका है ना। ऐसे ही क्या होता है, हर एक एस्पिरेंट अलग लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे होता है कि उसको बहुत अच्छा कुछ लेवल अचीव कर लिया, उसको सब कुछ आता है ढंग से। एक है जो मीडियम लेवल पर है, एक है थोड़ी वीक चल रही है सारी चीज़ें अभी। तो ऐसे होता है। तो हर एक एस्पिरेंट के लिए बात करेंगे इस वीडियो में। तो 3 तरह के मैंने मेन एस्पिरेंट्स निकाले हैं। कौन कौन से? पहले ये जिनने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, जिनको लगता है कि अब नोटिफिकेशन आ गया आईपीएस पीओ का, और जो शायद अभी बैंकिंग सेक्टर में आए हैं कुछ 1-1.5 महीना पहले, और जिन्होंने शुरुआत कर दी है बट वो आरआरबी के लिए अभी नहीं सोच पाए हैं, आरआरबी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, लेकिन उनका फोकस आईपीएस पीओ मेंस रहा है और वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। एक कैटेगरी वो गई जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली। सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे जो आरआरबी पीओ देने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और एग्जाम देने के बाद उनको पता लग जाएगा कि यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी और इसमें शायद मेरी गलती थी, तो मेरा सिलेक्शन शायद नहीं हो पाएगा प्री में। तो एक कैटेगरी वो भी है जो शायद जिनको भी सच्चाई का पता लग चुका होगा, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है। मैं ऐसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक फैक्ट है ये चीज़ कि हमें पता लग जाता है कि हाँ, ये एग्जाम के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ और मुझे इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे आगे सोचना चाहिए। हमेशा मैं कहता हूँ एक चीज़ होती है कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो उसके लिए आप मत मेहनत करो। आप जिसके लिए तैयार ही नहीं होगी कि अभी आपका सिलेबस पूरा नहीं है, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको डिमोटिवेशन हो लेकर कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ से, है ना। आप आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करो, वो इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर आपकी तैयारी नहीं, आप एग्जाम में बैठोगे, अपना समय बर्बाद करोगे, अपना दिमाग खराब करोगे। ठीक है, 2 ही चीज़ें होती हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट है जो आरआरबी पीओ देने वाले हैं और जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और जो बिल्कुल आरआरबी पीओ मेंस भी देंगे, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, सब चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहली बात उन्हीं की करते हैं जिनकी जो आरआरबी पीओ देने वाले हैं और जिनका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ मैं सबका अच्छा हो, लेकिन जिनका बहुत अच्छा हो जाएगा, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो उनको एक बात कहूँगा कि मैं यार, अगर आपको पेपर देके लगता है कि आप 65 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, 60 भी स्कोर कर रहे हैं, कि कई जगह 58-57 में भी हो जाता है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू करिए। और मेंस की तैयारी का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी कीजिए, आप किसी और अलग तरफ मत देखिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि अगर आपने प्री निकाला है तो मेंस के लिए निकाला है, मेंस अब आपके सामने आ जाएगा, और अगर आप मेंस की प्रिपरेशन को छोड़ देंगे तो आप बहुत गलत कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही होगा कि सिर्फ और सिर्फ मेंस पे ध्यान रखिए, प्री का बिल्कुल भूल जाइए कि प्री का कोई एग्जाम आने वाला है, कब आएगा नहीं देखेंगे। जब बाद में आएगा पेपर तभी देखेंगे, क्योंकि ये मेंस अगले महीने आ जाएगा और तब तक आपकी प्रिपरेशन ना हो जाए तो दिक्कत पड़ सकती है। इसलिए आप अगला जो महीना होने वाला है वो मेंस पे बिल्कुल झोंक दीजिए, उसमें बिल्कुल जुट जाइए और एकदम कुछ भी मत देखिए प्री का, और सिर्फ और मेंस पे ध्यान दीजिए। और हाँ, एक मॉक लगा सकते हैं आप प्रीलिम्स का 1 वीक में, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और साथ साथ जब 1 वीक पड़ा होगा पेपर आने से पहले, तो आप 2 या 3 मॉक लगा सकते हैं दिन में। बाकी आप मेंस पे ध्यान दीजिए, सिर्फ मेंस इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं जो लोग आरआरबी का पेपर देने वाले हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या जिनका पेपर अच्छा नहीं होगा। सॉरी यार, ऐसी बातें बोलनी पड़ रही है, लेकिन ये सच्चाई है और बिल्कुल ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि जितने जल्दी हम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें वही अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इस टाइम पे, और पेपर भी भगवान ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हो सकता है कि पेपर अच्छा ना हो और उनका सिलेक्शन ना हो प्रीलिम्स में। तो उन लोग, क्योंकि यार मैं फैक्ट बता रहा हूँ और आपको फैक्ट लेकर ही चलना है अपने दिमाग में, और आगे आने वाले टाइम को वेस्ट नहीं करना है कि यार ऐसे कैसे, मैं तो मेंस का कर लेता हूँ। तो जिनके ऑब्वियसली डेफिनेट सी बात है, अगर 50 से नंबर कम आते हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और फिर वो उनका सिलेक्शन तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। और उस केस में आप ये देखो
50 में पेपर की बात कर रहा हूँ, और 50 से अटेम्प्ट कम होते हैं पेपर में, तो उस केस में आप ये देखो कि आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको अब आने वाले पेपर की तैयारी करनी है। तो उसके लिए आपका सिलेबस तो पूरी तरह से तैयार है, आपको सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर हमको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो आप उस टॉपिक की क्लासेस दोबारा लगा सकते हैं, उस टॉपिक को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप परफेक्ट हैं, आपने क्लासेस लगा ली है, आपके अंदर जो कमी पड़ रही है, मेहनत की कमी पड़ रही है, आपकी प्रैक्टिस कमी पड़ रही है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आप एक टॉपिक पकड़िए, दोबारा से किताब लीजिए, किताब को अच्छे सॉल्व कर लीजिए अगले 15, 20, 25 दिन, एक महीने में। चाहे वो एस क्वांट हो, चाहे वो एस रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, है ना, कोई भी किताब ले सकते हैं आप, और उसको आप सॉल्व करिए प्रॉपर बैठ के, बकायदा एक चैप्टर सॉल्व करिए उसका अच्छे से, ताकि आप अपने उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा निपुण हो सकें, उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकें, और आप एक टॉपिक को प्रैक्टिस करते रहिए अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छा करने लग जाएं उसमें, ठीक है। साथ ही साथ डीआई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डीआई पे भी आप मैंने बताई हुई हाई लेवल डीआई की किताब है, उसको सॉल्व करिए। साथ साथ अपने प्रीलिम्स के बेस को और मजबूत बनाइए, क्योंकि देखिए अभी आपका प्रीलिम्स का बेस मजबूत नहीं है, और अब तक वो मजबूत नहीं होगा तो मींस की तैयारी बाद की बात है। या मींस की तैयारी मैंने पहले करने के लिए बोला था आपको, लेकिन अभी जो है प्रीलिम्स आने वाले हैं बैक टू बैक। अगर आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे तो दिक्कत तो होगी डेफिनेटली, ठीक है। इसके साथ साथ आप मींस के एलिजिबिलिटी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ देखिए कि आपको अगर लग रहा है कि आपका ये सेक्शन वीक है तो आप उस पर सेक्शनल मार्क्स लगाइए, है ना, सेक्शनल मार्क्स पे ध्यान दीजिए, क्विज़ पे ध्यान दीजिए, तो आप ये सब करिए अभी इस टाइम पे, ठीक है। आप क्लासेस पे कम ध्यान दीजिए, आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आपको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है प्रैक्टिस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। साथ साथ अगर कोई टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो आप उसकी आप क्लासेस लगा सकते हैं, आप क्लासेस देख सकते हैं उसकी। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिन लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, स्पेशली जो लोग तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। देखो पहली बात तो 45 डेज कम होते हैं प्रिपरेशन के लिए, जेन्युइन सी बात कहूँगा, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आज की तरीके का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं आप नहीं ले पाओगे। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ इस बैंकिंग इंडस्ट्री में, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में सिलेक्शन लिया है, लगभग 1-2 महीने में सिलेक्शन लिया है, और जिनकी तैयारी बहुत ही अपर लेवल थी, और बहुत ही ऐसा नहीं कि एवरेज मार्क्स लेकर सेलेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर सेलेक्ट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 45 तो बहुत कम है, ये आपको डिपेंड करता है कि आपका एफर्ट कितना है, आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहली सलाह ये रहती है कि आप अपना सिलेबस पूरा करिए जी। आप जहाँ से भी पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या कहते हैं, कोई भी एक टीचर सेलेक्ट करिए, कोई भी कोर्स पकड़िए और उस कोर्स को पूरा लगाइए। और कोर्स लगाने के लिए मैं कहूँगा जैसे इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, तीनों कोर्स लगाइए। और कोर्स लगाने के लिए मेरी हमेशा सलाह होती है कि जब भी आप एक चैप्टर लगाएं जिनमें उसका पूरा कहते हैं उसकी एक बुक लीजिए। अब बुक के लिए मैं प्रेफर करूँगा, मैथ्स के लिए एस क्वांट प्रेफर करता हूँ, रीजनिंग के लिए एस रीजनिंग, और इंग्लिश के लिए भी एस इंग्लिश आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है, ठीक है। तो क्या करना है आपको जैसे मान लेते हैं इस जो आपका 48 डेज का टाइम है, इसको बेसिकली मैं 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक 30 दिन का और एक 15 दिन का। जो पहले 1 महीने का टाइम होगा वो होगा आपका स्टडी टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम, आपको अपने ऊपर डिवोट करना है। और जो अगले 15 दिन का टाइम होगा वो प्रैक्टिस टाइम, मॉक टेस्ट टाइम, सेक्शनल मॉक टेस्ट टाइम, वो सारा टाइम उस चीज़ पर डिवोट होना है। तो अगले 1 महीने में आपने क्या करना है, आपने 10-10-10 3 दिन 10-10-10 3 हिस्सों में बांट लेना 30 दिन को। 10 दिन आपके क्वांट के होंगे, 10 दिन आपके रीजनिंग के होंगे, 10 दिन आपके इंग्लिश के होंगे। और उसमें क्या करना है, आपने मान लेना है कि 10 दिन 10 टॉपिक होने चाहिए आपके, और मेजर ब्रॉड टॉपिक्स आप देख लीजिए कौन कौन से, और 10 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, चाहे वो क्वांट की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात, चाहे इंग्लिश की बात हो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 10 से ऊपर टॉपिक नहीं है। आप एक दिन बैठिए सुबह 6-7 बजे, लगभग 4-5 घंटे में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जिससे ज़्यादा में नहीं होंगी। डेफिनेट सी बात है, 4-5 घंटे में क्लासेस खत्म हो जाएंगी। और एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि आपका 10 से 11 घंटे का टाइम टेबल बनना ही बनना चाहिए पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो 4-5 घंटे में क्लासेस खत्म हो जाएंगी जी। उसके बाद आपने पकड़नी है बुक, चाहे वो एस क्वांट हो सकती है, चाहे एस रीजनिंग, और उस बुक के उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म कर देने जी, बिना कुछ सोचे समझे। कोई चीज़ नहीं देखनी है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, चाहे वो प्री का क्वेश्चन हो, चाहे मेन का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन खत्म करना है 4 से 5 घंटे में अगले में, ठीक है। सेम अगले दिन चलिए, अगले दिन आप रीजनिंग लीजिए, उससे दिन आप इंग्लिश लीजिए। ऐसे करते करते आपने 1 महीने में टारगेट रखना है कि आप अपने तीनों सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स कवर करें, और 1 महीने में आपके सारे चैप्टर कवर हो जाए। इस दौरान एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखिएगा, जो काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, कि जो भी आप चैप्टर पढ़ें उसके क्विजेस जरूर लगाएं बीच बीच में, क्योंकि क्विजेस लगाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप टाइमर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एट द एंड 1 महीने बाद हो सकता है आपको याद भी ना रहे क्वेश्चन, और साथ साथ आपको कुछ समझ भी ना आए। तो जिस दिन भी वीकेंड होता है, वीकेंड वाले दिन या हफ्ते बाद जो भी आप चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके क्विजेस लगाएं, वो क्विजेस से प्रैक्टिस करें, ठीक है। साथ ही साथ ये हो गया कंप्लीट। हाँ,
अब उसके बाद जब आप 1 महीने बाद अपना सिलेबस खत्म कर चुके होते हो तो आप मूव ऑन करें सेक्शनल मॉक्स पर। अपने सेक्शनल मॉक स्टार्ट कीजिए। सेक्शनल मॉक पे ध्यान दीजिए कि सेक्शनल मॉक आप लगाइए सबसे पहले, क्योंकि सेक्शनल मॉक आपके सब्जेक्ट को स्ट्रांग करता है, आपकी बेसिक को स्ट्रांग करता है, आपको ये पावर देता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो सेक्शनल मॉक लगाइए सबसे पहले, क्योंकि सेक्शनल मॉक आपको एक पावर देगा कि हाँ मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है धीरे धीरे, और डेफिनेटली आप सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना लेंगे। सेक्शनल मॉक के बाद आप जंप करिए मॉक टेस्ट पर, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट लगाते लगाते आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सोर्सेज वगैरह में मैंने वीडियो बनाई हुई है, पहले आप वो देख सकते हैं। प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि आपको जैसे मैं बता दिए मेजर ब्रॉड चीज़ें। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट लगता है, कोई भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, तो आप प्लीज़ वीडियो पर कमेंट कीजिए और ये वीडियो शायद आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आरआरबी पीओ के लिए। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि आरआरबी पीओ एग्ज़ाम जो 5 तारीख को है, उस दिन मैं फरीदाबाद में रहूँगा सेंटर पे 2:45 पर। तो मैं अपने दोस्त का एग्ज़ाम दिलाना चाहूँगा, मेरे दोस्त का एग्ज़ाम है एक का, तो मैं उसके साथ जाऊँगा। और जिन भी लोग वहाँ पर होंगे, जो भी लोग दिल्ली गुड़गांव में भी होंगे, अगर वो मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपसे ज़रूर मिलूंगा। ठीक है जी, और आपको आने वाले फ्यूचर के लिए विश करूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। 5 तारीख